नमस्कार, मैं सुनील कुमार प्रजापति ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए ये ट्रिग्नोमेट्री पर वीडियो का पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पर बात करेंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस पर हर परीक्षा में, हर पेपर में कम से कम 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, और एक फास्ट तरीका भी, एक ट्रिक सीखेंगे जिससे क्वेश्चन को हम लोग कुछ सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में कुल 6 क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो आरआरबी एनटीपीसी के 2015 और 2016 के अलग अलग पालियों में पूछे गए क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपके लिए ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने जा रही है, इसलिए इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और आप इस वीडियो को देखने के बाद यह बिल्कुल एश्योर हो जाएंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस पर जो भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आएगा उसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए इसमें सबसे पहली बात समझते हैं कि उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम ये ट्रायंगल बना है ए बी सी। इस ट्रायंगल का जो ये बीसी पोर्शन है, जिसको हम लोग बेस कह सकते हैं, ये जमीन पर होता है, धरातल पर। और इस पॉइंट सी से, मान लीजिए ये सी पॉइंट है, यहां से ये ए है और ये ए बी को हम लोग एक पोल मान लें। तो ए के बिंदु को, पॉइंट ए को देखने के लिए जो एंगल, यानी आंख उठा करके आप ऊपर की चीज को देखते हैं, इसीलिए एलिवेशन शब्द का है कि जब हम ऊपर किसी टॉप को, या जैसे मीनार के टॉप को, या किसी मंदिर पर लगे झंडे को, या पोल के टॉप को जब हम जमीन से देखते हैं तो हमें अपनी आंख को ऊपर उठाना पड़ता है, अपनी गर्दन को ऊपर उठाना पड़ता है। तो इसीलिए इसका नाम एंगल ऑफ एलिवेशन पड़ा। और ये एंगल होता है, जिसे मान लीजिए कि हमारी आंख या गर्दन को जो जमीन का हॉरिजॉन्टल पोर्शन है उससे अगर थीटा डिग्री हम ऊपर उठा रहे हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन को कहेंगे कि ये 30 डिग्री है। और जब भी यह हम लोग मेजर करते हैं तो एक समकोण त्रिभुज ही बनता है। समकोण त्रिभुज में ये पोल होता है, ये बेस जमीन होती है। तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे दिए रहते हैं कि अगर इस पोल की हाइट निकालना हो और उसका बेस x दिया हो, यानी BC की लंबाई x दिया हो, तब हम लोग इसका यूज कर सकते हैं कि tan थीटा बराबर, ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो ये h/x हो जाएगा और यहाँ से h की वैल्यू जो है x tan थीटा के बराबर हो जाएगी। अगर थीटा की वैल्यू 2 है तो हमारी हाइट आ जाएगी। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जिसे मान लीजिए कि ये मीनार है और मीनार के टॉप पर हम खड़े हैं और वहां से जमीन पर पड़े एक व्यक्ति सी को हम देख रहे हैं जो जमीन पर खड़ा है या जमीन पर स्थित है। तो हम अपनी आंख को झुका करके देखेंगे, हमारी आंख नीचे देखेगी तो पलक हमारी या आंख झुक जाएगी। तो इसीलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लाइन, जैसे मान लीजिए हम लोग इसको ए मान लें, इसको डी मान लें, तो जो डी है वो BC के पैरेलल है। तो पैरेलल है और ये AC जो है एक तिर्यक रेखा है। तो थीटा अगर ये है तो थीटा ये भी होगा। तो वास्तव में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये एंगल ऑफ एलिवेशन वाले फिगर में चेंज हो जाता है। तो अगर मीनार की ऊंचाई को हम लोग h मान लें और इस पॉइंट को जो C है, B से इसकी डिस्टेंस को x मान लें और ये थीटा है, तो यहाँ भी tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा h/x और h की वैल्यू यहाँ से x tan थीटा के रूप में हमें मिल जाएगी। तो ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन।
अब हम लोग एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे कि अगर ये समकोण त्रिभुज है ए बी, मान लीजिए इसका हमने नाम दे दिया ए बी सी, तो ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग 30 डिग्री का एंगल मान लें, क्योंकि जो भी आपको फिगर ड्रा होगा वो या तो 30 डिग्री का एंगल होगा या 60 डिग्री का होगा या 45 डिग्री का। अगर 30 डिग्री का ये है तो ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा और ये 90 डिग्री होता है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो 30 डिग्री की सामने की भुजा को हम लोग 1 माने और ये कर्ण को 2 माने, तो 60 डिग्री की जो सामने की भुजा होगी इसकी वैल्यू √3 हो जाएगी। देखिए अगर हम इसको 1 मानते हैं इसे, तो और इसे √3 मानते हैं तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और 4 का अंडर रूट ले लेंगे तो 2 आएगा, तो AC की वैल्यू आ गई। तो अगर आपका फिगर इस तरह से बनता है तो यहाँ पर इस फिगर को इस रूप में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ AB, BC और AC का जो रेशियो होगा, AB देखिए यहाँ पर 1 है, BC यहाँ पर √3 है और AC 2 है, तो ये एक रेशियो इनके बीच का बनकर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए ये एक हमने समद्विबाहु त्रिभुज ले लिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा और ये भी एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा। उस केस में ये साइड को 1 और इस साइड को 1 माने तो ये साइड √2 हो जाएगी। तो जब भी इस तरह का कोई सिचुएशन होगा जिसमें दो साइड्स इक्वल होंगी तो हम लोग यहाँ पर अगर हम ABCD में इसको लिख लें तो AB भुजा BC भुजा AC के बीच का जो रेशियो है 1:1:√2 होगा। अब इस पूरे कंसेप्ट को हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो देखिएगा क्वेश्चन कितना जल्दी से आ जाता है। आइए देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो खंभे जिनकी ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर और 11 मीटर है, समतल भूमि पर ऊर्ध्वाधर रूप से सीधे खड़े हैं। यदि उनके आधार के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगी। इसे मान लीजिए कि ये एक पोल है और एक पोल ये है। इस पोल की हाइट 11 है और इस पोल की हाइट 6 है। तो अगर हम इसे मिला दें यहाँ से तो यहाँ से इसकी भी हाइट 6 हो जाएगी और ये पोल है और इनकी बीच की दूरी को 12 कह रहा है कि 12 इनकी बीच की दूरी है। और इन पोल के जो ये टॉप है, मान लीजिए ये टॉप है, तो इन टॉप के बीच की दूरी को पूछ रहा है, यानी इस डिस्टेंस को ये पूछ रहा है कि ये क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल बन गया यहाँ पर। जैसे इस ट्रायंगल का अगर हम नाम दे दें कि PQ, ये R ट्रायंगल बन गया, तो RQ की वैल्यू 12 होगी क्योंकि ये दोनों एक आयत की भुजा हो जाएगी। तो आयत की भुजा होगी तो ये भी 12 हो गया। और देखिए ये पूरा P से, और यहाँ मान लीजिए हम A और B इसको रख दें नाम, तो P से A तक ये टोटल 11 था जिसमें से 6 निकाल दिए तो PQ की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये 12 और ये 5 है तो इसकी वैल्यू आ जाती है 13 और यही पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो गया 13। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। पाइथागोरस प्रमेय अगर एक भुजा 12 और लंब 5 हो, आधार 12 हो तो कर्ण 13 के बराबर हो जाता है। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है। देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों का सम जो है 169 होता है और 169 का जब अंडर रूट लेंगे तो आपको 13 मिल जाएगा। तो 13 मीटर उसकी हाइट आ जाएगी। ऊपरी सिरों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 13 मीटर आ गई। अब क्वेश्चन नंबर ये देखिए, 20 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ भूमि पर 10 मीटर लंबी छाया बनाती है। उसी समय एक मीनार भूमि पर 50 मीटर की लंबी छाया बनाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़, मान लीजिए ये छड़ है, यहां से यहां तक इसकी लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है और
इसकी जो छाया बन रही है वो है 10 यहाँ पर। तो छाया कैसे बनती है? सूर्य का जो प्रकाश पड़ेगा इसके दाहिनी तरफ से, तो इसकी छाया जो है बाएं साइड में बनेगी। तो सूर्य तो अपनी जगह पर स्थित होगा, तो वो जिस एंगल पर पड़ रहा होगा वो उसका एंगल फिक्स होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारी ये वाली जो 20 है, अगर हम इसका नाम दे दें कोई, मान लीजिए इसे P और इसको Q कहते हैं और ये R है। तो PQ जो है ये छड़ है लंबी, और RQ जो है उसकी छाया है, ये छाया है। अब इसमें देखिए, उसी समय एक मीनार 50 मीटर लंबी छाया बनाती है। तो एक मीनार है जो 50 मीटर लंबी छाया बना रही है, यानी ये दूरी यहाँ से यहाँ तक छाया 50 मीटर। तो ये मीनार की जो हाइट है h, इसको निकालना है जो यहाँ तक होगी। तो ये देखिए, ये दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज PQR, और अगर हम इसको बड़ा वाला मान लें AQ और B, तो AQB और PQR ये दोनों जो है सिमिलर ट्रायंगल होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। और समरूप त्रिभुज में क्या होती हैं कि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ छाया 10 है पुराने वाले चित्र में, तो 10 किसके इक्विवेलेंट हो रहा है? 50 के, यानी 50 मीटर। जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो 20 मीटर लंबी छड़ जो है 10 मीटर छाया बनाती है, और एक मीनार 50 मीटर छाया बनाती है उसी एंगल पर। तो 10 इसका मतलब कि 10 50 के इक्विवेलेंट है, तो एक हो जाएगा 5 के इक्विवेलेंट। और यहाँ पर 20 छड़ की लंबाई थी, तो मीनार की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो अगर यहाँ पर 20 है तो 20 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? जब एक 5 के इक्विवेलेंट हो गया, 10 50 के बराबर हो गया, 10 को 50 मान लिया गया, तो एक 5 के बराबर हो गया। तो ये जो 20 है ये किसके बराबर हो जाएगी? तो 20 गुणे 5 बराबर 100 मीटर के बराबर हो जाएगी, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 100 मीटर। तो इसका आंसर आ गया 100 मीटर। अब आइए देखिए, फिर वही क्वेश्चन दोबारा दूसरी पाली में पूछ लिया गया कि 40 मीटर लंबवत छड़ जमीन पर 10 मीटर लंबी छाया बनाती है। उसी समय एक मीनार जमीन पर 50 मीटर लंबी छाया बनाती है। तो 10 मीटर ये छाया बन रही है, तो 10 मीटर छाया जो है 50 मीटर के इक्विवेलेंट है, तो एक 5 के इक्विवेलेंट हो गया। और 40 मीटर ये छड़ थी, तो 40 किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा? तो 40 गुणे 5 बराबर 200 मीटर। तो जो 200 मीटर की छाया 40 मीटर की ये 50 मीटर लंबी छाया जो है 200 मीटर लंबी मीनार की ऊंचाई से बनेगा। तो इसका आंसर हो गया 200 मीटर। ये जस्ट लाइक दूसरे क्वेश्चन जैसा ही था, तो मैं इसलिए इसमें चित्र नहीं बनाया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। 12 मीटर और 17 मीटर ऊंचाई के दो स्तंभ जमीन पर सीधे खड़े हैं। यदि उनके आधार के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी? तो मान लीजिए कि ये 12 मीटर है और ये 17 मीटर, दो ठे ये पोल हैं और इनकी आधार के बीच की दूरी को ये 12 कह रहा है। तो यहाँ से इसको मिला देंगे और ये चीज यहाँ से मिलाना है जो इनके टॉप की दूरी को पूछ रहा है। तो देखिए, ये 12 मीटर छड़ है, यहाँ मीटर पोल है और ये भी 12 है, तो 12 ये भी हो जाएगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये 17 है, तो इसमें से 12 ये निकल गया, तो इसकी जो हाइट होगी यहाँ से इसकी हाइट ये 5 हो जाएगी। ये 12 और ये 5 है, तो जाहिर सी बात है कि ये 13 होगा, क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13, यानी दोनों पोल के बीच की दूरी आ गई 13 मीटर। तो आप देख रहे हैं कि कितना इजी क्वेश्चन है। आप थोड़ी सी बात समझ लेने के बाद आपके लिए बहुत ही इजी हो गया है। एक टावर के शीर्ष से उसके तल से 25 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर की सन्निकट ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ये एक टावर है मान लीजिए, और इसके तल से यानी इसके नीचे के पोर्शन से और यहाँ ये दूरी 25 मीटर दिया है, और यहाँ से ये जो कोण है ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि
ये दूरी ये 60 हो गया, ये 90 होता है तो ये 30 डिग्री का कोण होगा। तो 30 डिग्री कोण के सामने की भुजा 1 होती है। अभी हम लोगों ने देखा कि 30 डिग्री के सामने की भुजा को रेशियो में 1 माना गया। 30 डिग्री के सामने की भुजा को रेशियो में 1, तो 1 यहाँ पर इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा? देखिए 1 यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट हो गया 25 के, 1 25 की इक्विवेलेंट हो गया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि टावर की सन्निकट ऊंचाई, तो 60 डिग्री के सामने जो होती है वो होती है √3 डिस्टेंस। तो 1 25 के इक्विवेलेंट हो गया, तो √3 किसके हो जाएगा? तो 25 √3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 गुणे √3 की वैल्यू 1.723 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा लगभग 43.3 मीटर के। तो 43.3 मीटर इसका आंसर आ गया। तो आपने देखा कि इसमें हम लोगों ने जब ये फास्ट ट्रिक समझ लिया था, तो इसमें tan थीटा और cot थीटा इस तरह की चीजें लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ केवल कंपैरिजन कर ले रहे हैं कि 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 होती है, तो 1 की जगह पर 25 दे दिया है। तो 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 होती है, तो 1 जब 25 के इक्विवेलेंट है तो √3 किसके इक्विवेलेंट होगा? तो √3 25 √3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो √3 की वैल्यू 1.723 होती है। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिख दिया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि एक लाइट हाउस की समुद्र तल से ऊंचाई 20 मीटर है। मान लीजिए कि ये समुद्र का तल है, यहाँ से लाइट हाउस की ऊंचाई जो है यहाँ 20 मीटर दिया हुआ है। ये लाइट हाउस का टॉप है। लाइट हाउस के शीर्ष से एक समुद्री जहाज का अवनमन कोण, अब जहाज यहाँ पर है, तो जहाज जब यहाँ पर है तो लाइट हाउस का ये टॉप है, यहाँ से देखा जाएगा तो ये अवनमन कोण ही बनेगा, क्योंकि जहाज पर खड़ा आदमी नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये कोण 30 डिग्री का है। जब ये 30 है तो ये कोण भी 30 डिग्री का हो जाता है। ये 30 हो गया तो ये कोण 60 डिग्री का हो जाएगा। ये 90 होता है, आप जान रहे हैं। तो आप जान रहे हैं कि 30 डिग्री के सामने का जो कोण भुजा होती है वो 1 होती है, तो 1 किसकी इक्विवेलेंट है? 1 यहाँ पर 20 की इक्विवेलेंट हो गया है। और आपको पूछ रहा है कि लाइट हाउस के तल से दूरी कितनी है, तो ये दूरी x को पूछ रहा है। तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा को निकालना है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 होती है, तो 1 20 के इक्विवेलेंट है, तो √3 किसके इक्विवेलेंट होगा? 20√3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 20√3। तो फ्रेंड्स ये सॉल्यूशन और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।